सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का जो इतिहास चल रहा है उसमें हमारा लेक्चर नंबर 21 होने जा रहा है। ठीक है, तो इस स्लाइड के हिसाब से वैसे ही लेक्चर नंबर 18 था, लेकिन किसी एक स्लाइड को मैंने दो अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में बनाया था, इसके कारण आपको दिख यहाँ पे 18 जरूर रहा होगा, लेकिन ये 21 हमारा लेक्चर है, 21st लेक्चर है। इससे पहले के सभी लेक्चर्स की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप शुरुआत से चीज़ों को समझो। पहले लेक्चर से सिर्फ आप देखते हुए चलो, क्योंकि मैंने सारे नोट्स कवर कर रखे हैं। बुक को सिर्फ रेफरेंस के लिए रखो आप। सारी बातें मैंने बता रखी है, सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सारी कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कुछ हो सकती है उसके रिगार्डिंग मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, कुछ भी मिस नहीं कर रहा। जहां पर जरूरत है वहां पर मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको कि कैसे याद किया जाना चाहिए, लेकिन ट्रिक्स का गेम नहीं है हिस्ट्री। ये पूरा गेम है अंडरस्टैंडिंग का, अगर आप समझ पा रहे हो तो। क्योंकि अगर आप किसी स्टेट पीएससी यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको मेंस एग्जाम लिखना होता है, वहां पे आपकी एनालिटिकल पावर को चेक किया जाता है कि आपकी सोचने समझने की क्षमताएं, उसमें से कुछ अर्थ निकालने की क्षमताएं कैसी हैं। वो तभी डेवलप हो पाएंगे जब आप प्रॉपरली चीजों को समझोगे, ना कि आप सिर्फ एमसीक्यू को करते हुए चलोगे। एमसीक्यू करना वो एक अलग बात है, लेकिन पहले हमें होलिस्टिक वे में चीजों को पढ़ना होगा। ठीक है, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे की बातें ब्रिटिश भारत में कृषि के बारे में। बहुत ब्रीफली मैं एक बार अगले 5 मिनट आपके ले लूंगा। अगर आपको रिवीजन नहीं करना तो आप स्किप करके डायरेक्ट आगे जाएंगे जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूं हल्का सा कि हम पढ़ क्या रहे हैं इसमें, ताकि अगर कोई पहली बार देख रहा हो एक आइडिया जाए। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा कि भारत में यूरोपियंस जब आए तब से हम मानते हैं कि भारत में आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुई है। उसमें सबसे पहले हमने देखा कैसे भारत में पुर्तगाली आए, डचेस आए, कैसे अंग्रेज आए, कैसे डैनिश आए, कैसे फ्रांसीसी भारत में आए। इन सब के बारे में हमने डिटेल में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देखा। पुर्तगालियों के बारे में हमने समझा कैसे कैसे कहाँ आए, कहाँ उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बसाई, ये सब वगैरह। उसके बाद डचेस के बारे में हमने देखा कि कैसे मसाले के चक्कर में वो भारत आए, दक्षिण पूर्व एशिया उनका आने का मुख्य उद्देश्य था, लेकिन भारत से होते हुए वो आए। फिर आगे जाके हमने देखा कुछ डैनिश आए, फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के युद्ध हुए। डचेस के साथ वेदरा का युद्ध अंग्रेजों का 1758 में हुआ। फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। तो इस तरीके से हमने डिटेल में इन चीजों को देखा। फिर हमने देखा कि अंत में जो ये थे अंग्रेज थे, ये एक सर्वे सर्वा बन के रूप में उभरे भारत में, और इन्होंने लगभग सभी यूरोपियंस को दबा दिया। और यही यहाँ पे मेन एक तरह से शासक के रूप में उभरे। उसका सबसे पहला उदाहरण हमें देखने को मिलता है 1757 के प्लासी के वॉर में। जब प्लासी के वॉर में बंगाल पर अधिग्रहण अंग्रेजों को कर दिया जाता है, और 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद अब बंगाल लगभग पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन ही था। अब उसी का लिंक आज से होने वाला है, इसलिए सारी बातें मैं एक बार रिलेट कर दे रहा हूं दोबारा से, भले ही 5-10 मिनट हमारे लग जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं रिवीजन करा रहा हूं। उसके बाद बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेजों ने 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद वहां पे एक द्वैत शासन जैसी एक पद्धति वहां पर अपना दी, जिसे बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने इसे वहां पर लागू किया था। अब इसके कारण क्या हुआ कि बंगाल पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से लगभग आधिपत्य स्थापित हो गया। अब इस पॉइंट को याद रखना, आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद वो नीचे आते हैं मैसूर की तरफ। मैसूर की तरफ 1767 से लेकर 1799 ईस्वी तक लगभग मैसूर के साथ उनके संघर्ष होते हैं 4 बार। कभी हैदर अली के साथ और बाद में उसके बेटे टिप्पू सुल्तान के साथ। अंत में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के बाद जब वो वहां का जो राजा कृष्णदेवराय जो तृतीय था, उसको वहां का एक शासक बनाए थे, छोटा सा एक बालक जो था, और सहायक संधि की शर्तों पर हस्ताक्षर कराए थे। तो कुल मिलाकर मैसूर भी अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है, दक्षिण का हिस्सा, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था व्यापार की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से भी। अब हम ऊपर बढ़ते हैं मराठाओं की तरफ। मराठाओं के साथ अंग्रेजों के युद्ध स्टार्ट हुए उसी दौरान, जब लगभग लगभग उनके मैसूर के साथ युद्ध हो रहे थे 1775 ईस्वी से। रघुनाथ राव की संधि आपको याद होगा, सूरत की संधि वगैरह जो हमने पढ़ा था, उसके कारण 1775 ईस्वी में युद्ध स्टार्ट होते हैं मराठाओं के साथ। लगभग 1816 ईस्वी तक पूरी तरीके से मराठा जो साम्राज्य था वो भी अंग्रेजों की झोली में आके गिर जाता है। ये मराठा भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अब बचता है सिख। सिखों में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बताया था कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह ने अलग अलग जगह को, अमृतसर को, लाहौर को जीता। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे, उनकी मृत्यु के बाद एक अच्छा उत्तराधिकारी उन्हें ना मिलने के कारण, और साथ में वहां पर अस्थिरता बनने के कारण राज सिंहासन में अंग्रेजों को एक मौका मिल जाता है, और धीरे धीरे करके 2 युद्ध लड़ते हैं, और दोनों युद्धों के बाद अंत में यह तय हो जाता है कि सिख भी जो थे वो अंग्रेजों के अधीन हो गए, यानी पंजाब का भी अधिग्रहण अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया। ये कुछ बातें हमने देखी। फिर ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे अंग्रेजों की भारत में विजय हुई। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक था कि अंग्रेजों की भारत में औपनिवेशिक नीतियां क्या क्या थी, जो उन्होंने कॉलोनीज यहां पर बना दी थी, भारत को अपने एक उपनिवेश बना दिया था। उपनिवेश का मतलब ये होता है कि जिस क्षेत्र पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से वर्चस्व स्थापित कर दिया जाता है, यानी उसकी राजनीति में भी और उसके आर्थिक मामलों में भी आपका पूरा हस्तक्षेप अगर होता है, तो हम कहते हैं कि यार आपने उसे अपना उपनिवेश बना दिया। आपने मतलब अंग्रेजों ने बनाया, दिल पे मत लेना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात होती है। अब इसमें हमने देखा कि अंग्रेज जब भारत आए, उन्होंने कुछ कुछ क्षेत्रों में विकास करना, सो कॉल्ड विकास करना, तथा कथित रूप से विकास करने की कोशिश करी। लेकिन उन विकासों का भी मुख्य उद्देश्य एक ही है कि कैसे करके ज्यादा से ज्यादा लाभ निकाला जाए, कैसे करके ज्यादा से ज्यादा भारत का शोषण किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए, कैसे करके भारत को, यही उसका भी मुख्य उद्देश्य था।
उसमें मैंने आपको बताया कैसे उन्होंने कुछ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश करी। अभी वो रेलवे के क्षेत्र में परिवहन पे कुछ सुधार करेंगे, कुछ पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अकाल पड़ेंगे, अकालों को निपटाने की कोशिश करेंगे, उनके संबंध में वो अलग अलग कमीशन बनाएंगे। कृषि के संबंध में वो क्या करने वाले हैं वो आज हम देखने वाले हैं कि कृषि के संबंध में वो क्या क्या करेंगे। इसमें शिक्षा के संबंध में उन्होंने क्या क्या किया वो हमने पढ़ लिया। फिर से रिविजन हो जाए, एक बार रिवीजन करा देता हूँ, कोई बात नहीं, हमारा टॉपिक होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ हिस्ट्री में बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे पढ़ाने का स्टाइल यही है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो आप भी अगर आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है तो बहुत मजा आ जाएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, ठीक है, वरना मैं रोबोट की तरह पढ़ाता रहूंगा, फिर क्या है, आओ गए वाली बात। मैं चाहता हूँ एक अंडरस्टैंडिंग बने, हमारे बीच में इंटरेक्शन बढ़े। चलो आ जाओ इधर। हमने क्या देखा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा कि कैसे करके पाश्चात्यवादियों और प्राच्यवादियों के बीच में एक संघर्ष हुआ, जो कि दोनों अंग्रेजी थे। उनके बीच में यह मुद्दा चला कि भारत में शिक्षा को किस तरह से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने का एक उपबंध वहां पर आया था। तो अब यह तय किया गया कि भारतीयों को किस तरह से शिक्षा दी जाए, उनकी भारतीय भाषा में शिक्षा दी जाए, भारतीय धर्रे पे शिक्षा दी जाए, या फिर यूरोपियन धर्रे पर उन्हें शिक्षा दी जाए। बाद में हमने देखा कि किस तरीके से लॉर्ड मैकाले, जो कि उस समय के तत्कालीन जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उसका ही विधि सदस्य था, उसके कहने पर लॉर्ड मैकाले की ही चली, और लास्ट में फिर यही तय हुआ कि यार ब्रिटिश तरीके से ही भारतीयों को शिक्षा दी जानी चाहिए। बाद में 1854 में एक जो हमने देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे वुड्स, चार्ल्स वुड्स, उनका एक चार्टर आता है, बेसिकली हमें इसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं, वुड्स का घोषणा पत्र। उसमें कुछ बातें शिक्षा के संबंध में 1854 में कही गई। बाद में इसकी समीक्षा के लिए 1882 ईस्वी में हमने देखा कि कैसे डब्ल्यू हंटर आयोग आता है। फिर हमने आगे देखा, इसमें आगे जाकर एक विश्वविद्यालय अधिनियम आता है 1904 के करीब, जो लॉर्ड कर्जन के समय आता है, जो कि काफी विवादास्पद था। उसके बाद हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे करके हमारे पास सार्जेंट आयोग आता है, और वर्धा आयोग, ये गांधी जी के समय कुछ बना हुआ था। इस तरीके की अलग अलग चीजें हमने देखी, लास्ट में आती थी शिक्षा के क्षेत्र में ये चीजें थी मौजूद। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये रिवीजन था, समझाना नहीं रहा था मैं, ये अपना भी रिवीजन आपका भी रिवीजन, ताकि ट्यूनिंग बैठे हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा। फिर मैंने लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर, वेरी लास्ट लेक्चर किया, वो प्रेस के संबंध में था, कि ब्रिटिश भारत के दौरान कुछ जो राष्ट्रवादी थे वो बड़े जागरूक हो गए, क्योंकि उन लोगों ने शिक्षा जब ग्रहण करनी स्टार्ट करी, उन्हें पता चला कि विश्व स्तर पर राजनीति कैसे की जाती है, उन्हें पता चला कि कॉलोनीज क्या होती है, उपनिवेश क्या होते हैं, उन्हें पता चला कि अंग्रेज किस तरीके से हम पे राज कर रहे हैं, बिना ज्यादा, एक तरह से ज्यादा उनके पास सैनिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो भारतीयों पर राज कर पा रहे हैं। उसका कारण ढूंढने की उन्होंने कोशिश करी, और उस कारण को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रेस का माध्यम लिया, मीडिया का माध्यम लिया। और उसमें हमने देखा कि कैसे करके हिंदी के अखबार, क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार छपने लगे, कैसे करके आपका पंजाब केसरी आया, कैसे करके हमारे ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा अलग 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 अखबार आए, और मैंने आपको उनके नाम कैसे याद करने वो भी लास्ट लेक्चर में बताया था। 10 मिनट शायद मैंने ले लिए होंगे अब तक, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ लेता हूँ आज के उसमें, ये लिंक बना रहता है ना यार। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में कृषि के बारे में। प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये बात, कि आपको इस तरीके से पढ़ना ज्यादा बेटर रहता है, कि यार सीक्वेंस में पढ़ते रहो, कि मतलब ये रिवीजन की जरूरत नहीं है या वो सब। रिवीजन की जरूरत है तो प्लीज लिख देना नीचे, ताकि मुझे ये स्टाइल जो पसंद है, ये अगर मुझे लगे कि आपको पसंद है तो फिर मजा आ जाए। अब सुनिए, ब्रिटिश भारत में कृषि, लेक्चर नंबर 21 है ये, ठीक है। अब ब्रिटिश भारत में कृषि पढ़े उससे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहता हूं, कि किस तरीके से अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को रजनीपाल दत्त नाम के एक इतिहासकार है, उन्होंने किस तरीके से अपनी इंडिया टुडे नाम की उनकी पत्रिका थी, उन्होंने उसमें एक तरह से ऑर्डर बनाने की कोशिश करी है, एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश की, ताकि पढ़ने की दृष्टि से हमारे लिए आसान हो जाए। कि अंग्रेजों की नीतियों को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटकर दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि जिस तरह का कैपिटलिज्म उस समय भारत में चला, जिस तरह का पूंजीवाद उस समय भारत में चला, वो किस तरह का था, उन्होंने उसे 3 हिस्सों में बांटा। वो 3 हिस्से मैं फटाफट से आपके साथ डिस्कस कर दूं। उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक तो था आपका कमर्शियल कैपिटलिज्म, कमर्शियल को कहना चाहिए वाणिज्यिक पूंजीवाद। तो एक हमारे पास था वाणिज्यिक पूंजीवाद, मैं आपको समझा रहा हूं, चिंता मत करो, सब चीजें आगे लिखी हुई है, प्लीज डोंट वरी। वाणिज्यिक पूंजीवाद, इसका मतलब कमर्शियल कैपिटलिज्म था ये। दूसरा मैं बताऊंगा क्या क्या होता है, चिंता मत करो। दूसरा था आपके पास औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हम इसे कह सकते हैं। औद्योगिक पूंजीवाद क्या कह सकते हैं हम इसे, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अभी हम समझेंगे इसे, आपके उसमें कभी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो बहुत बढ़िया माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपके पास वित्तीय पूंजीवाद, जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कह सकते हैं। तो मैं इसे कहना चाहूंगा वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। थोड़ा ध्यान से प्लीज, कोई जल्दीबाजी कुछ नहीं है किसी को, आराम से पढ़ने की कोशिश करो, आराम से। लेक्चर्स यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लीज इनकी कीमत समझे।
यही चीजें आपको अगर पेड कोर्स में अगर आपको मिले तब स्टूडेंट समझता है कीमत, वैसे समझने की कोशिश किया करो तब हम माने कि आप हो कुछ, ठीक है। अब देखो ये आप जब आपके बाई चांस एग्जाम में आ गया इस तरह का कुछ कि आप अंग्रेजों की भारत में जो औपनिवेशिक नीतियां थी उसको समझाओ, किस तरीके से उन्होंने काम किया, कुछ भी फ्रेम हो सकता है। तो आप इसमें रेफरेंस शुरुआत में प्रस्तावना के तौर पे 3 लाइनें 2 लाइनें लिख सकते हो कि यार रजनीपाम दत्त, जो प्रसिद्ध इतिहासकार रजनीपाम दत्त के इंडिया टुडे जो उनकी एक पत्रिका थी उसके अनुसार उन्होंने भारत पर जो अंग्रेजों के शासन था उसको 3 हिस्सों में बांटकर उसको समझाने की कोशिश की है कि उनकी नीतियां क्या थी पूंजी के संबंध में। उसमें उन्होंने पहले वाणिज्यिक पूंजीवाद यानी कमर्शियल कैपिटलिज्म का, उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद यानी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का, और उसके बाद वित्तीय पूंजीवाद यानी फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का उन्होंने 3 हिस्सों में जिक्र किया। अभी क्या क्या एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले इनके टाइम पीरियड को अगर हम समझने की कोशिश करें 1757 से लेकर के हम मोटा मोटा समझ सकते हैं 1813 तक का टाइम पीरियड हम इसे मान सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं 1813 से लेकर 1857 तक का टाइम पीरियड, और तीसरा हम कह सकते हैं 1857 या 58 मान लो आप, 1858 से लेकर 1947 तक का जो पूरा टाइम पीरियड चला वो ये टाइम इंस्टेंट बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या क्या बन रहा है आप अगर समझने की कोशिश करो। एक टाइम इंस्टेंट जो बन रहा है 1757, एक बन रहा है 1813 और एक बन रहा है आपका 1857-58 आप मान सकते हो इस टाइम पीरियड का। ये कुछ आपकी टाइमलाइंस बनी है और ये चारों की चारों टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1757 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लासी का वॉर इस समय हुआ था और यही वो पहला मौका था जब अंग्रेज को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखा जाने लगा, अंग्रेजों को एक प्रमुख यूरोपियन शक्ति के रूप में माना जाने लगा क्योंकि उन्होंने बंगाल पर अधिग्रहण करने की कोशिश कर दी। बंगाल के वो किंग मेकर बन गए। मीर जाफर को, कभी मीर कासिम को, कभी नजमुद्दौला को, कभी शैफुद्दौला को गद्दी पे बैठाने का काम उन्होंने किया। तो किंग मेकर वो बने सिराजुद्दौला को हराने के बाद। 1813 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 1813 में कंपनी के विशेषाधिकारों को छीन लिया गया था। कंपनी जो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर काम कर रही थी वहां से एक चार्टर आया 1813 में ब्रिटेन से। उस ब्रिटेन के चार्टर में इनके एकाधिकार को समाप्त करने की कोशिश की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला गया कि तुम ही अब अकेले नहीं हो जो राजकाज करोगे, अब दूसरी कंपनी भी हम भेज रहे हैं इंग्लैंड से, वो भी आएंगी। क्यों ऐसा किया गया वो अभी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा किया गया कि इनके एकाधिकार को समाप्त किया गया। कुछ चीजों पे बना रहा, चाय पे थोड़ा बहुत एकाधिकार इनका बना रहा 1833 तक, लेकिन फिर भी 1857 मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि एक प्रमुख स्वाधीनता संग्राम के रूप में से गिना जाता है। तो इससे अंग्रेजों को समझ में आने लगा कि भारतीय क्या चाहते हैं और हमने उनके साथ क्या क्या गलती कर दी, क्या छेड़ ले ली और ये छेड़ का नुकसान हमें हो रहा है, इसलिए 1857 एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड बनता है। उसके 1947 हमारी आजादी का साल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये 4 टाइम पीरियड बड़े इंपॉर्टेंट है टाइम इंस्टेंट जो दिख रहे हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इस प्रॉपर टाइम पीरियड को हम कह रहे हैं कि वाणिज्यिक पूंजीवाद का समय है। हम कह रहे हैं कि ये आपका कौन सा टाइम पीरियड है, हम कह रहे हैं कमर्शियल कैपिटलिज्म का टाइम पीरियड है। सारी बातें स्लाइड में लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ उतनी ही पढ़नी है, उतनी याद करनी है। मैं कहानी जरूर बना रहा हूं लेकिन इन कहानी को आपको एक एक पॉइंट मत करो और आप लिखो मत अभी कुछ भी, आप सिर्फ सुनो। आगे स्लाइड में सब कुछ है, पीडीएफ से आराम से एक बार सिर्फ देखोगे अपने आप याद हो जाएगा, सिर्फ सुनना आप। लेकिन कमर्शियल कैपिटलिज्म यानी कि वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या था? वाणिज्यिक पूंजीवाद को हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1757 में जब बंगाल के युद्ध के यानी कि प्लासी का जो युद्ध था उसमें जब अंग्रेज जीते, अब उसके बाद अंग्रेज एक तरह से यहाँ के किंग मेकर की भूमिका में आ चुके थे। 1757 के बाद 1757 यद्यपि 1757 छल से जीता हुआ एक युद्ध था क्योंकि सिराजुद्दौला को आप जानते हैं, उसकी टीम के मीर जाफर वगैरह ने, अमीर चंद ने, जगत सेठ ने, इन लोगों ने एक तरह से डिसऑनेस्टी दिखाई थी और एक तरह से इन्होंने विश्वासघात किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि चलो 1757 के युद्ध में अंग्रेज छल से जीते, लेकिन 1764 के युद्ध को आपको नहीं भूलना चाहिए, बक्सर के युद्ध को 22 अक्टूबर, क्योंकि 1764 का जो युद्ध था ये इतना इंपॉर्टेंट युद्ध था क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने 3 बड़ी शक्तियों को हराया जिनका गठबंधन था। मीर कासिम को हराया, उसके साथ शाह आलम द्वितीय को हराया जो कि दिल्ली का नवाब था, और उसके अलावा अवध के नवाब शुजाउद्दौला को हराया। इन तीनों के गठबंधन को हराने का काम अंग्रेजों ने किया। तो अब समझ में आया कि अंग्रेज सच में पावरफुल है। अब 1764 के बाद जो 1765 का जो इलाहाबाद की संधि भी रिवाइज भी हो रहा होगा और लिंक भी बन रहा होगा। 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद अब द्वैत शासन लागू हो गया। आप जानते होंगे द्वैत शासन का मतलब क्या था? मतलब यह था कि उत्तराधिकार सारे के सारे राजा के पास थे, नवाब के पास थे, बंगाल के शक्तियां सारी की सारी अंग्रेजों के पास थी। अब हुआ ये कि बंगाल की जो आय थी, बंगाल से जो रेवेन्यू मिलता था, जो बंगाल के जो किसान लोग थे वो खेती करते थे, उससे जो उनसे टैक्स वगैरह लिया जाता था, वो सारा टैक्स अब अंग्रेज अपने पास रखते थे, लेकिन भारतीयों के माध्यम से। अपने कुछ कुछ भारतीय, आपको याद होगा रजा खान को, शिताब राय को, इन लोगों को कुछ कुछ को वहां पर नियुक्त कर दिया गया, लेकिन इनसे बैकडोर से रेवेन्यू सारा का सारा अंग्रेजों के पास जाता था। अब समझो बात शुरू हो चुकी है। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है, हम इसे वाणिज्यिक पूंजीवाद कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि बंगाल से मिलने वाला जो भी रेवेन्यू था, जो भी टैक्स था, वो बैकडोर से इंग्लैंड जाने लगा।
क्योंकि जो भी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग काम कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव थे और उसके और जो लोग यहाँ पे ऑफिसर्स लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, वो सब लोग अपने घर भेजते थे, रिमिटेंस के तौर पे भेजते नहीं है लोग अपने विदेश में अपने घर का, तो वो भेजते थे। एक तो ये पैसा जाता था, एक तो धन का इस तरीके से बहिर्गमन हो रहा था। चलो एक बारी के लिए मान ले कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर के लिए तो खर्चा भेजेंगे, चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन इसमें जो दिक्कत वाली बात थी वो ये थी कि पहले अंग्रेज क्या करते थे कि इंग्लैंड था, इंग्लैंड से जब भारत आते थे ना, इंग्लैंड से जब वो भारत आते थे तो अपने साथ वो बहुत सारा पैसा वगैरह लेके आते थे, सोना लाते थे, चांदी लाते थे, ये लाते थे। क्यों लाते होंगे? क्योंकि यहाँ पर उनको व्यापार के लिए मसाले मिलते थे और रेशम मिलता था और अलग अलग तरह के उन्हें अफीम वगैरह जो कुछ मिलता था वो सब चीजें मिलती थी, उन सबको यहाँ से ले जाते थे और पैसा भारत में आता था। पहले की स्थिति ये थी, ठीक चल रहा था भारत का, विश्व स्तर पर भारत का व्यापार बढ़ रहा था, भारत में सोना चांदी आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसके बाद स्थिति बदल गई, क्योंकि अब उनको इस मसाले को, इस सामान को, इस चीजों को, अफीम को, मसाले को, रेशम को, जूट को, कपास को खरीदने के लिए अब उन्हें पैसा नहीं चाहिए था, क्योंकि अब ये पैसा आना बंद हो गया। क्यों हुआ बंद सर? क्योंकि यहां से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, उसी रेवेन्यू कलेक्शन का इस्तेमाल मसाले वगैरह खरीदने में संसाधन के रूप में किया जाने लगा। मैं ये कहना चाहता हूं, यानी कि अगर अब इन्हें कुछ सामान चाहिए, मान लिया इन्हें सामान चाहिए 1000 रुपए का एग्जाम्पल के लिए, तो वो 1000 रुपए ये उसी खाते में से निकाल के दे देंगे जो इन्होंने इकट्ठा किया था भारतीयों से टैक्स के रूप में। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि यहां से पैसा सोना आना बंद हो गया। अब ये वन वे बन गया। वन वे का मतलब ये हुआ कि सिर्फ भारत से जाता था, आता कुछ नहीं था। भारत से प्रोडक्ट्स जाते थे, यानी कि जो अलग अलग तरह के व्यापार तो भारत से होता था, लेकिन पैसा भारत में नहीं आता था। और ऊपर से जो भारतीयों का पैसा था ये खत्म होता जा रहा था। इसी को बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था 1866 के करीब, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया। मैंने आपको पहले भी शायद बताया, अभी दोबारा बताया। तो मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो चेयरमैन थे उन दिनों, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। वो पता क्या कहते थे? मद्रास का जो इलाका है, यहाँ पर मद्रास का जो इलाका था, इस मद्रास में जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे, बेसिकली वहां के जो डायरेक्टर थे रेवेन्यू बोर्ड के, उनका कहना था कि अंग्रेजों की नीति कुछ इस तरह की है कि उस स्पंज की भांति है, स्पंज जानते हैं हम जो पानी सोखता है, उस स्पंज की भांति है जो कि गंगा घाटी से जरूरी सामान, जरूरी कीमती सामान को सोखती है और टेम्स नदी में जाकर निचोड़ देती है। वाह, स्टेटमेंट देख रहे हो अगले का? तारीफ समझ रहे हैं लोग अपनी। और हमें समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहा है। गंगा घाटी से यानी बंगाल वगैरह से, गंगा के उसमें पड़ता है ना, तो इसका मतलब ये बंगाल से, अवध से, इन इलाकों से जरूरी चीजों को सिकोड़ते हैं, श्रिंक करते हैं और जाके निचोड़ देते हैं टेम्स नदी में, इंग्लैंड में जाके निचोड़ देते हैं जितनी काम की चीज है। ये स्टेटमेंट है अंग्रेज का, मेरा नहीं है, मद्रास के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या स्थिति रही होगी, रही है वास्तव में। तो कुल मिलाकर ये उन दिनों का काम हो रहा था। तो आप समझ गए। अच्छा, तो यही था वाणिज्यिक पूंजीवाद। यानी वाणिज्यिक पूंजीवाद में कुल मिलाकर क्या हुआ? धन का बहिर्गमन हुआ। इसका एक सिंगल पॉइंट आप ये समझ सकते हो, धन का बड़ी मात्रा में बहिर्गमन हुआ। बाद में कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों ने इसका पर्दाफाश किया, जिनमें दादा भाई नौरोजी का नाम और रमेश दत्त का नाम और ऐसे कुछ और व्यक्तियों का नाम हम बड़े सम्मान के साथ इसमें लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका खुलासा किया इस बात का कि ऐसा भी हो रहा है भारत। अच्छा, तो सर पहले क्या टैक्स वगैरह नहीं लेते थे मुगलों के समय? क्योंकि अंग्रेजों से पहले मुगल थे, लेते थे, उस समय भी लेते थे। लेकिन फर्क क्या है? फर्क सुनो, फर्क है, फर्क है, फर्क है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहले जब मुगल सत्ता भारत में थी, जब मुगल सत्ता भारत में थी, तब भी भारत में टैक्स वगैरह लिया जाता था, तब भी भारत से टैक्स वगैरह लिया जाता था किसानों से। ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं लिया जाता था, अच्छी मात्रा में लिया जाता था। औरंगजेब के समय लिया जाता था, जब तुर्की वगैरह ये लोग थे तब भी लिया जाता था, अच्छी मात्रा में लिया जाता था। 33% से लेकर 50-50% तक का रेवेन्यू कलेक्शन उस समय भी होता है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि एक स्थिति तो यह है और एक स्थिति है अंग्रेजों की। इसमें फर्क यह है कि जो उस रेवेन्यू का इस्तेमाल, जो टैक्स लिया जाता था, उसका इस्तेमाल पहले भारत में ही हो जाता था, वो पैसा भारत में ही घूम जाता था। क्योंकि अगर राजा ने, नवाब ने, अगर उस समय मुगल बादशाह ने अगर पैसे लिए भी हैं, टैक्स लिया भी है, तो उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? वहीं का वहीं करते रहे। मान लेते हैं एक बारी के लिए शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। अब ताजमहल बनाने के लिए श्रमिक कहां से लाए होंगे? श्रमिक भारतीय श्रमिकों को इस्तेमाल किया, उन्हें पैसा देना पड़ा होगा, तो इसका मतलब वो पैसा वहीं का वहीं रोटेट हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको। लेकिन अंग्रेजों के समय ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने उस जो भी उन्हें रेवेन्यू मिलता था, उस रेवेन्यू का सीधे सीधे वो यहां से ड्रेन हो रहा था, कहां की तरफ? इंग्लैंड की तरफ। तो इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं, एक दुष्चक्र यहाँ पर, विशियस साइकिल यहाँ पर जनरेट हो गई थी। जबकि यहाँ पर भले ही टैक्स दिया जा रहा था, जैसे आज की स्थिति है भारत की, कि आज टैक्स देते हैं ना, देने वाले हम भी देते हैं टैक्स, लेकिन उसके बावजूद भी वो टैक्स भारत के अंदर ही उसका विकास हो रहा है। रोडें बन रही है, सड़कें बन रही है, सरकारी इंप्लॉयज जो है उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उन सरकारी इंप्लॉयज से हमें सेवाएं मिल रही है। तो कुल मिलाकर विकास हो रहा है ये, तो एक सही मायने में ठीक चीज है।
चाणक्य ने भी अपनी, विष्णुगुप्त जो थे, चाणक्य जो थे, उन्होंने भी अपने उसमें लिखा हुआ है कि टैक्स अगर इस तरीके से लिया जाए, जैसे एक मधुमक्खी फूल से रस लेती है, कि फूल से रस भी ले लेती है लेकिन फूल नष्ट नहीं होता, उस तरीके से अगर राजा धीरे धीरे टैक्स इस तरीके से लेता रहे कि उसका भार भी ज्यादा जनता पे ना पड़े और राजा भी अपना काम निकाले, राज्य को सुचारू रूप से चला दे, तो वो टैक्स मान्य है, वैध है, ऐसा टैक्स वैध था। लेकिन ये वाला जो अंग्रेज कर रहे थे सरासर अन्याय था, तो आपको शायद देखने को मिल रहा हो। तो कुल मिलाकर वाणिज्यिक पूंजीवाद में धन का बड़ी मात्रा में बहिर्गमन हुआ। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे सर आप खुद सोचो, जब इंग्लैंड में बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है तो इंग्लैंड में क्या होगा? इंग्लैंड के बल्ले बल्ले होंगे, इंग्लैंड में अब डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट होगा, मान लिया कोई वैज्ञानिक बुद्धि का कोई व्यक्ति निकल रहा है, उसने कहा यार मैं ये, दिमाग में उसके कोई आइडिया आ रहा है, लेकिन आइडिया के लिए पैसे भी तो चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन पैसा तो दबा के मिल रहा है यहाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वहां पे जो जो आइडिया आ रहे थे वो एग्जीक्यूट हो पा रहे थे, और वही कारण बना औद्योगिक क्रांति का। आपने शायद इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बारे में सुना होगा कि बड़ी बड़ी मशीनें बनानी स्टार्ट कर दी, खेती के बारे में, काटने वाली अलग, खेतों में फसल लगाने वाली अलग, अलग अलग तरह की मशीनें बनाने लग गए। कैसे बनाने लग गए? कैसे बनाने लग गए? क्योंकि अच्छी मात्रा में पैसा हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छा पैसा खर्च होने लग गया होगा, क्योंकि पैसा फ्री का मिल रहा है, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल ऐसे किया। तो हम कह सकते हैं कि इसके 3 पॉइंट हम अगर डिस्कस करने के आए वाणिज्यिक पूंजीवाद के, सबसे पहला पॉइंट 1757 के प्लासी के वॉर के बाद जो वहां से आने वाली, बंगाल से आने वाला जो टैक्स था, जो रेवेन्यू था, जो कर था, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने एक संसाधन के रूप में किया, यहां से प्रोडक्ट्स को खरीदने के रूप में। एक बात, इसके कारण धन का बड़ी मात्रा में विदेशों में बहिर्गमन हुआ, इंग्लैंड में बहिर्गमन हुआ, जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का भी जन्म हुआ। और तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि इसी समय टैक्स लिया जाता था, टैक्स मुगलों के समय भी लिया जाता था, लेकिन उस टैक्स का इस्तेमाल भारतीय भूमि के अंदर ही हो जाता था, लेकिन अब वो सारा पैसा विदेशों में जा रहा है। तो ये था वाणिज्यिक पूंजीवाद, जिसे हमने कहा कमर्शियल कैपिटलिज्म, जिसमें व्यापार के द्वारा इन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी पकड़ बनाने की यहाँ पे कोशिश करी। और इसी बीच में आप जानते हैं उन्होंने सैन्य अभियान भी चलाते रहे लगातार, वो मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब आता है औद्योगिक पूंजीवाद। पहले एक बार ऐसा करते हैं, मैं आपको उसको दिखा देता हूं ताकि आपको हल्का सा समझ में आ जाए। ये देखो, इसको पढ़ लो, इसमें जो भी पॉइंट मैंने ना बोला हो तो आप समझ जाए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट के तौर पे आप याद कर सकते हैं कि इस समय इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय नेशनल इनकम होती थी, उसका 2% भारत से ही आता था। बहुत बड़ा होता है 2%, छोटी बात नहीं है, 2% भारत से ही आता था। अगर उनके वहां 100 रुपए वहां पे अगर कलेक्ट हो पा रही है मनी, वहां पर अगर रेवेन्यू क्रिएशन हो पा रहा है, तो उसमें से 2 रुपए भारत की तरफ से ही आ रहे हैं उनके पास। बड़ा है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं दोबारा से वाणिज्यिक चरण के बाद हम आते हैं कौन से में? औद्योगिक चरण। औद्योगिक चरण में क्या होता है? औद्योगिक पूंजीवाद क्या है? औद्योगिक पूंजीवाद वाणिज्यिक पूंजीवाद का एक नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल क्या है? अब मैंने कहा कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति चालू हो चुकी है, औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी है। अब औद्योगिक क्रांति अपने विस्तार में जब आ रही है, तो उसका ये एक अंतिम रूप हम देखने को मिलेगी जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे पहुंचेगी। वो टाइम पीरियड ये औद्योगिक पूंजीवाद का है। इसके कारण सुने, औद्योगिक पूंजीवाद आया क्यों, उसके कारणों को जरा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, उनमें से मैं कुछ प्रमुख कारणों को डिस्कस करूंगा कि औद्योगिक चरण भारत में कैसे स्टार्ट हुआ, यानी उद्योगों पे ज्यादा बल कैसे दिया जाने लगा इंग्लैंड के द्वारा भारत में। देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहली बात जो अगर हम देखें यहां पर, वो यही है कि जो धन का बहिर्गमन था, धन का बहिर्गमन ये औद्योगिक चरण का प्रमुख कारण है, जो मैंने ऊपर पे भी डिस्कस किया। क्योंकि धन का बड़ी मात्रा में बहिर्गमन जब इंग्लैंड में हुआ, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जन्म। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण, महाद्वीपीय सिद्धांत। अभी डिस्कस करता हूं। नेपोलियन का महाद्वीपीय सिद्धांत, ये इसमें बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और भारत में अनुकूल परिस्थितियां, क्योंकि इन्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा। राजा महाराजा आपस में अपने आप में लड़ने भिड़ने में तुले हुए, ये बोल रहे आओ हम पे राज करो, बस कारण था भारत में अनुकूल परिस्थितियां मिली उन्हें। मराठा कर क्या रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। सिख क्या कर रहे थे? आपस में लगभग लड़ रहे थे, क्योंकि एक उत्तराधिकारी उन्हें मिल नहीं पा रहा था। इस तरीके की चीज हो रही थी। मराठा को मैसूर से मतलब नहीं, मैसूर को निजाम से मतलब नहीं, निजाम को सिख से मतलब नहीं, और सबके सब एक दूसरे को अपना विरोधी समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत आसान हो गया अंग्रेजों के लिए इन सब पे नियंत्रण स्थापित करना, और विदेशी सत्ता ने भारत पे अपना नियंत्रण स्थापित भी किया। तो कुल मिलाकर भारत में अनुकूल परिस्थितियां मिली, महाद्वीपीय सिद्धांत और धन का बहिर्गमन हुआ। इसमें शायद आपको महाद्वीपीय सिद्धांत समझना है, वो बाकी आ गया क्योंकि और मैंने बता दिया। अब ये सुनो कि ये क्या चीज थी, महाद्वीपीय सिद्धांत क्या है। महाद्वीपीय सिद्धांत को आप ऐसे समझो ना, मैं मैप भी दिखाऊंगा। हम जानते हैं कि जो ये इलाका है अपना, ये यूरोप का इलाका, इस तरीके से यूरोप का इलाका है, यहाँ पे स्पेन का इलाका है, इस तरीके से हम जानते हैं। ये छोटा सा पुर्तगाल का इलाका है, अभी मैप दिखा दूंगा, चिंता मत करो। और ये कहीं पे एक इलाका स्पेन का, ऐसे रफ मैंने एक डायग्राम बनाया आपके लिए समझाने के लिए। सॉरी, स्पेन के बगल में स्पेन लिख दिया, फ्रांस का इलाका है, फ्रांस के उस तरफ जर्मनी वगैरह। फ्रांस में एक शासक हुआ है, नेपोलियन नाम है उसका, नेपोलियन बोनापार्ट, जो कहता था कि भले ही मेरे पैर जमीन पे ना पड़ते हो, लेकिन मेरा सर आकाश को छूता है। इस तरह का कॉन्फिडेंस रखने वाला नेपोलियन बोनापार्ट,
जो बहुत मुश्किल से हार पाया था एकमात्र युद्ध में, कहते हैं 1815 का एकमात्र युद्ध था, वाटरलू की लड़ाई थी जिसमें ये हारा था। उसके अलावा ये विजयी रहा हमेशा। इसके बारे में छोटी सी कहानी कभी और दिन सुनाऊंगा, बड़ी अच्छी कहानी है, टाइम ऑलरेडी हो चुका है, बाद में सुनाएंगे कभी। सुनो, 1815 ईस्वी के नेपोलियन, वो इसको बाद में देखेंगे, वाटरलू की लड़ाई, इससे जिक्र नहीं है मेरा। 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के दिमाग में एक बात चमकी। उसने सोचा था कि पूरे यूरोप पे मेरा आधिपत्य होना चाहिए, पूरा यूरोप मेरे कब्जे में होना चाहिए। लगभग था भी, कई हिस्से को इसने अपने कब्जे में रखा भी था नेपोलियन ने। ये वही नेपोलियन था जिसके टीपू सुल्तान के साथ पत्राचार चलते थे। ये वही नेपोलियन था जो मिस्र तक पहुंच चुका था और अगला अटैक भारत था। टीपू सुल्तान ने उसको खुला निमंत्रण दिया था कि आओ और अंग्रेजों को भगाते हैं यहाँ से। तो स्थितियां परिस्थितियां बदल सकती थी, भारत का इतिहास पूरी तरीके से बदल सकता था अगर वो यहां तक पहुंच जाता। नहीं पहुंच पाया किन्हीं कारणों से। लेकिन उसकी सबसे भयंकर दुश्मनी थी इंग्लैंड के साथ, जो इंग्लैंड फ्रांस के साथ यहाँ ऊपर पे रहता है, इंग्लिश चैनल के द्वारा अलग है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है मेरे से। तो इंग्लैंड के साथ उसकी थोड़ी बनती थी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड शक्तिशाली था, वो सबको हरा गया यूरोप में, लेकिन इंग्लैंड को नहीं हरा पाया। बड़े बड़े देशों को हरा दिया, इंग्लैंड को हराने में थोड़ा सा नहीं हरा पाया। कारण इंग्लैंड की समृद्ध अर्थव्यवस्था, उसके कारण नहीं हरा पाया। इंग्लैंड में बड़ी मात्रा में व्यापार होता था, जिसके कारण पैसा आता था। पैसा जहां होगा वहां पर समृद्धता होगी, वहां पर शक्ति भी होगी। इसीलिए वो अंग्रेजों को हरा नहीं पा रहा। अब उसने सोचा यार कैसे हराए अंग्रेजों को। तब उसने अपना 1806 ईस्वी करीब करीब एक अपना महाद्वीपीय सिद्धांत जारी किया। महाद्वीपीय थ्योरी, कॉन्टिनेंटल थ्योरी नेपोलियन ने चलाई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ ये कि उसने अपने यूरोप के जो जो अधीनस्थ उसके थे और राज्य अलग अलग, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, जर्मनी के कुछ इलाके, उन इलाकों में, स्पेन के कुछ इलाके, पुर्तगाल के कुछ इलाके, इन इलाकों में उसने एक आदेश जारी कर दिया कि कोई भी इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेगा। बांध दिया इंग्लैंड को कि इंग्लैंड के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। अगर इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं होगा, ना इंग्लैंड किसी से कुछ ले सकेगा ना कुछ दे सकेगा। इससे इंग्लैंड बंध जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था निचुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और अर्थव्यवस्था जब सिकुड़ेगी तो फिर ऑब्वियसली उसको अपनी सेना वगैरह पे खर्चे को कम करना पड़ेगा। और फिर ये मौका होगा फ्रांस के पास, फिर ये मौका होगा नेपोलियन के पास कि वो इंग्लैंड पे कब्जा करे और इंग्लैंड को भी अपने कब्जे में कर सके और इस तरह से वो पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर सके। ये उसने कोशिश करी। इसी चक्कर में उसने, क्योंकि पुर्तगाल एक मेन रास्ता था जहां से इंग्लैंड के साथ व्यापार हो सकता था, पुर्तगाल पर नियंत्रण करने की कोशिश करी। पुर्तगाल पर नियंत्रण तभी हो सकता था जब स्पेन पर नियंत्रण करे। पुर्तगाल से लड़ाइयां लड़ी, स्पेन से लड़ाइयां लड़ी, किस से लड़ाइयां नहीं लड़ी। कोई गुप चुप के अगर इंग्लैंड से व्यापार करता था तो उसके खिलाफ उसने बड़े कठोर कदम अपनाए। उनके साथ लड़ाइयों में उलझ गया और ये कारण था कि इंग्लैंड का तो बाल भी बांका ना हो सका, लेकिन नेपोलियन के साथ ये बड़ा नुकसानकारी रहा उसका महाद्वीपीय सिद्धांत। समझ पा रहे हैं? तो महाद्वीपीय सिद्धांत जो था बेसिकली पलटवार कर गया उल्टा नेपोलियन पे। नेपोलियन के लिए ही हानिकारक सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने अपनी शक्ति को बड़ा खो दिया, क्योंकि अलग अलग जगहों से उसके युद्ध चालू हो गए और युद्ध चालू हो गए तो उसकी शक्तियां काफी विभाजित हो गई और इस शक्ति विभाजन के कारण अब नेपोलियन काफी कमजोर हो गया था। बाद में 1815 में वो हार भी गया। तो कुल मिला के महाद्वीपीय सिद्धांत जब ये लागू हुआ, तो मैं क्यों कहना चाह रहा हूं अभी के क्षेत्र में, क्योंकि जब इंग्लैंड को यहाँ पे इसने यूरोप में बांध दिया तो इंग्लैंड के पास एक मौका फिर और कोई नहीं था, भारत था एक मौका। क्योंकि भारत यूरोप में नहीं पड़ रहा था और भारत अभी नेपोलियन के प्रभाव से भी दूर था। इसलिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए उसने क्या किया, इंग्लैंड ने अपनी सारी कंपनी को खोल दिया। सब जाओ खुलेआम, अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, सब जाओ, ज्यादा से ज्यादा व्यापार करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ ताकि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था सिकुड़े ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भारत में औद्योगिक क्रांति आने के पीछे महाद्वीपीय सिद्धांत ने किस तरह से काम किया। बाकी मैं बता चुका। तो ये सारी बातें औद्योगिक पूंजीवाद के संबंध में, ठीक है। औद्योगिक पूंजीवाद के परिणाम क्या है? औद्योगिक पूंजीवाद के परिणाम ये कि भारत एक कच्चे माल निर्यातक के तौर पर रह गया और एक तैयार माल के आयातक के तौर पे एक बड़े बाजार के रूप में विस्तृत हो गया। हम जानते हैं कि इंग्लैंड ने क्या किया, भारत से कच्चा माल ले गए और वहां से तैयार माल करके अपनी क्योंकि औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी, मशीनें बन चुकी थी। अब भारत के श्रमिक यहाँ हाथ से कपड़ा बुन रहे हैं, वहां मशीनें बुन रही है। यहाँ पे 100 श्रमिक जो एक काम कर सकते हैं एक दिन में, वो एक मशीन 1 घंटे में काम कर देती है उतना। तो बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होगा तो फिर सस्ती कीमतों में चीजें मिलेंगी और सस्ती कीमतों में जब चीजें मिलेंगी तो वही कपड़ा, वही कपड़े से बना हुआ कोई भी कमीज वगैरह, कुछ पेंट वगैरह जब भारत पहुंचेगी तो भारत के लोग भी अपनों से लेना पसंद नहीं करेंगे, वो भी विदेशों से लेना पसंद करेंगे। क्योंकि 100 रुपए की चीज उन्हें 2 रुपए में मिल रही है, तो क्यों ना ले। इसलिए वो 2 रुपए में वो चीज को लेना पसंद करेंगे। इससे क्या हो गया कि भारत का एक बड़ा मार्केट, उन्हें भारत का एक बड़ा मार्केट अंग्रेजों को मिल गया अपने तैयार माल के लिए। और यहीं के श्रमिकों को, यहीं के किसानों को काम पे लगा दिया कि तुम हमारे लिए रेशम बो, तुम हमारे लिए कपास की खेती करो, तुम हमारे लिए जूट की खेती करो, तुम हमारे लिए नील की खेती करो, कच्चे माल की खेती करो, कच्चा माल जो वाला। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी उद्योग को पनपने के लिए प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राइमरी सेक्टर होता है, यानी कि जो कृषि होती है, उसका सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। और इंग्लैंड में इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। इंग्लैंड आप जानते हो कि किस तरह से आता है, उस वाले इलाके में आता है जो शीतोष्ण वाला इलाका है,
जहाँ ठंड रहती है, और ठंड वाले इलाके में इस तरह की प्रॉपर प्राकृतिक उन्हें अनुकूलताएं नहीं मिली हुई है। इसलिए उन्होंने भारत को इस्तेमाल किया एक लैंड के रूप में कि यहाँ पे कृषि करेंगे, खेती करेंगे, यहाँ के किसानों से करवाएंगे और वहां से मशीनों से माल बना के भेजेंगे भारत में और भारत में ही भेज देंगे। तो मार्केट भी बना बनाया तैयार मिला हुआ। तो आप समझ गए आप इससे क्या हुआ, इससे परिणाम क्या होगा, भारत के हस्तशिल्प उद्योग जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह थे वो सब पतन हो गया उनका। क्या करोगे यार, अब आपको इतना टक्कर, इतना तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है, हाथ से बना के क्या क्या कर लोगे, मशीनों के सामने क्या टिकेगा इंसान। तो बस हस्तशिल्प उद्योग पतन की ओर चला गया। भारत एक तैयार माल के भारत एक बड़े बाजार के रूप में निकल के आया जिसका पूरा फायदा इंग्लैंड को मिला। भारत के किसानों के साथ शोषण किया जाने लगा क्योंकि अब भारत की कृषि पर उनका बड़ा फोकस हो गया था अंग्रेजों का। और उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा वाणिज्यिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक किस्म की फसलों का उत्पादन किया जा सके। और इसके लिए भारत में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि किसान अब सिर्फ क्या बो रहा है, जूट बो रहा है, कपास बो रहा है, इसको खा तो नहीं सकते ना। तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या औद्योगिक क्रांति से हुआ। इसको आप एक बार इसमें पढ़ लो, मैंने सारी बातें आपको डिटेल में बता दी। देखो कुछ भी मैंने छोड़ा हो तो मैं उसे पढ़ लूंगा, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। अब आखिरी आता है, इतने में ही करेंगे आज, चिंता मत करो, इतना ही करते हैं आज, अगले उसमें नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे। वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद जैसा कि नाम से फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, फाइनेंशियल वित्तीय पूंजीवाद का मतलब होता है ना, जहां फाइनेंशियल का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना फाइनेंशियल सेक्टर कौन है, जैसे बैंक है फाइनेंशियल सेक्टर है, LICs वगैरह फाइनेंशियल सेक्टर है, NSBC जो नेशनल हाउसिंग बैंक होते हैं या फिर नेशनल बैंक्स होते हैं, ये सबके सब अलग अलग चीज़ें, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट है, ये सब चीज़ें फाइनेंस सेक्टर का पार्ट होता है, पूंजी बाजार का पार्ट होता है, सेवा क्षेत्र हम इसे कह सकते हैं, उस तरह का पार्ट होता है। तो कुल मिलाकर वित्तीय पूंजीवाद फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का मतलब था जहां पर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह होंगे बड़ी मात्रा में, ये वो वाला पूंजीवाद का टाइम था। क्योंकि 1813 में आप जानते हो 1857 के बाद जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1857 में बड़ी क्रांति हुई और अंग्रेजों को समझ में आया कि भारतीयों के हितों का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा या ध्यान रखने का नाटक करना होगा ताकि भारतीय क्रुद्ध ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बारी में एक साथ संगठित हो गए तो फिर हम इतने हैं नहीं कि इनका सामना कर सकते हैं। उन्होंने कुछ नीतियों को पलटा। इसी बीच में हम जानते हैं डलहौजी वगैरह यहाँ पर मौजूद था इससे पहले थोड़ा टाइम पीरियड, 53 के टाइम पीरियड में लगभग 54 से 58। तो उन दिनों ट्रेन चली, रेलवे चला। रेलवे इसलिए चला क्योंकि औद्योगिक पूंजीवाद से क्या हुआ कि जब मशीनें लगी बड़ी मात्रा में पूंजी का सृजन हुआ, बड़ी मात्रा में कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ इंग्लैंड में, भारत में नहीं। अब उस कैपिटल फॉर्मेशन का बड़ी मात्रा में जब पैसा मिलता है उसको इन्वेस्ट भी तो करना होगा। अब सोचो कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया एक बारी में, क्या करोगे, रखे नहीं रह सकते आप रखे नहीं रह सकते पैसे को, आपको पैसे को काम पे लगाना पड़ता है, पैसे को आपको लगाना पड़ता है ताकि वो पैसा हमें रिटर्न्स में और पैसा दे। आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना जाए, आज बड़े से बड़े उद्योगपति अगर भारत के हैं तो पैसे को अपने बैंक अकाउंट में रखकर नहीं बैठे हुए, उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा वो मल्टीप्लाई करवा रहे, ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि उसके रिटर्न्स हमें फ्यूचर में और मिले। वही काम इन्होंने भी किया। इनके पास औद्योगिक क्रांति से बड़ी मात्रा में पूंजी का सृजन तो हो गया, लेकिन ये चुप नहीं रहे। इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट करते हैं यार, अपने आने वाली पुस्तकों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करते। क्या करें, इन्वेस्टमेंट। कहाँ करेंगे इन्वेस्टमेंट, इंग्लैंड इतना बड़ा है नहीं और इतनी संभावना वहां है नहीं इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा करते हैं भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेलवे की लाइनें बिछाते हैं। क्यों बिछाओगे रेलवे की लाइनें, क्या फायदा आपको भारत के विकास करने से? सर अगर रेलवे की लाइनें अगर हमने बिछा दी ना यहाँ पे तो हमें दो फायदे हैं, सबसे बड़े महत्वपूर्ण दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि यहाँ पे कोई मान लिया किसी चीज की खेती होती है, जैसे बहुत अच्छी चीज की किसी चीज की खेती होती है, एग्जांपल के प्रोडक्ट ए बनता है यहाँ पे, उसको हमें इंग्लैंड भेजना है, तो अच्छा है कि हम उसे पहले यहाँ तक लाए, तट तक लाए, और तट के बाद हम समुद्र के रास्ते, स्वेज नहर के रास्ते होकर भेज दें। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा आइडिया है। लेकिन यहाँ तक लाओगे कैसे आप? यहाँ से तो आगे आपके पास बहुत अच्छे जहाज वगैरह है, क्योंकि आपने नेवी पे बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। यही कारण था नेपोलियन डरता था अंग्रेजों से, क्योंकि इनकी नौसेना बड़ी सुदृढ़ थी। लेकिन यहाँ क्या करोगे यार, किस में ले जाओगे? गाड़ी में क्या नहीं जाएगा, कितना प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में चाहिए। ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जो बड़ी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी यानी ट्रेन बनाते हैं। ट्रेन बनाने के लिए रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी बस। तो एक सबसे पहली बात समझ में आ गई कि अपने माल के लिए, अपने व्यापार के उद्देश्यों के लिए रेलवे की स्थापना करना। दूसरा सुनो, यहाँ पे कोई मान लेते हैं उत्तराखंड का एक पहाड़ी क्षेत्र है, अब वहां पे मान लिया हो गया जबरदस्त दंगा हो गया। दंगा कैसे हुआ कि अंग्रेजों को आज ही भारत छुड़वाना है हमें, यहाँ से आग चिंगारी निकल गई। अब अंग्रेज अगर यहाँ बैठे पड़े हुए, मद्रास में बैठे पड़े हुए, अंग्रेज कैसे कंट्रोल करे? अगर रेलवे की व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है, रेलवे की लाइनें अगर बिछी हुई है, तो फटाफट से अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया जा सकता है, आर्मी को भेजा जा सकता है और तुरंत उस विद्रोह की चिंगारी को वहीं पर बुझाया जा सकता है, बड़ा बनने से पहले। इसीलिए जो सैनिक विद्रोह होंगे उनको रोक, सैनिक नहीं, जो बेसिकली विद्रोह होंगे जनता के द्वारा, उनको रोकने के लिए रेलवे का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल भी अंग्रेजों ने किया। ये दो प्रमुख कारण थे। अब कैसे वहां के लोगों को
अट्रैक्ट करे अपने लिए, उनको बोला गया हम ना आपको 5% का सीधे सीधे इंटरेस्ट देंगे, जितना पैसा लगाओगे उसका 5% आपका, 100 रुपये लगाओगे 5 रुपये हम आपको रिटर्न देंगे, ऐसा इतना बड़ा इंटरेस्ट उस समय कोई नहीं दे रहा था। तो इस कारण से भी यहाँ के जो यहाँ के उद्योगपति थे वो लालायित हुए और उन्होंने भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, और उस इन्वेस्टमेंट के कारण भारत में बड़ी तेजी से रेलवे का विकास हुआ। जाने अनजाने में भारतीयों को भी इसका कुछ ना कुछ फायदा उसमें मिला, हम बाद में पढ़ेंगे जब हम रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के इस तरह की चीज़ें जो वित्तीय पूंजीवाद था इसके टाइम पीरियड में चली। अब यही चीज़ों को आप हो सके तो यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, छोटी सी चीज़। महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में आप पीडीएफ में बाद में पढ़ना, मैंने सारी बातें बता रखी है कि किस तरह से ये प्रत्यक्ष शासन था, ये फ्रांस का इलाका है। बाकी ये वाला इलाका जो समर्थक राज्य थे, स्पेन का समर्थक राज्य के कुछ इलाके थे, कुछ इलाके पोलैंड के, कुछ इलाके आपके ये यूक्रेन, ये बेलारूस के इलाके, कुछ इलाके अलग अलग छोटे छोटे इलाके, और ये बाकी वो इलाके हैं जहाँ पे महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया गया था। नॉर्वे का, स्वीडन का, फिनलैंड का इलाका, ये सब इलाके इनको बोला गया था कि तुम्हें बिल्कुल व्यापार नहीं करना इंग्लैंड के साथ। तो इंग्लैंड को एकदम अलग थलग छोड़ दिया गया था इस उसमें, कोशिश थी इसकी, छूटा नहीं इंग्लैंड अलग थलग, ये कोशिश थी लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद वित्तीय पूंजीवाद मैंने आपको बताया, आप पढ़े, इसमें कुछ भी चीज अगर मैंने ना बताई हो आपको, ठीक। बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीजें इसमें जो रह गई हैं वो ये है कि निवेश के अन्य क्षेत्र में उन्होंने न केवल रेलवे पे निवेश किया बल्कि चाय पे, कॉफी पे, जूट पे, रबड़ पे, जहाज रानी मतलब जहाज बनाने में नगर पे खर्चा किया। क्यों किया होगा सर, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। चाय, कॉफी, अगर आपने थोड़ा सा भी भूगोल पढ़ा आप जानते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ये फसल है, यानी ये ऐसी फसल है जिसके लिए अच्छा टेम्परेचर चाहिए। अगर ये ग्लोब है, इसमें 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे, 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास के जो क्षेत्र होंगे, लगभग 23 डिग्री से नीचे नीचे तक के मकर और कर्क रेखा के बीच के जो क्षेत्र होंगे, वहां पर अच्छी मात्रा में चाय की और उसकी खेती है। तभी तो हम जानते हैं ब्राजील में, अफ्रीका के कुछ इलाकों में क्यों होती है रबड़ की खेती, क्यों होती है चाय की खेती, क्यों होती है कॉफी की खेती। भारत के केरल में क्यों कॉफी की खेती होती है, क्यों चाय की खेती होती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, गर्म इलाका है। तो लेकिन क्या ये सुविधाएं आपको इंग्लैंड में मिलेंगी? अरे भैया बर्फ पड़ी रहती है वहां 10-10 महीने तक, उन पर्टिकुलर इलाके में, ऐसे इलाके हैं वो। तो वहां पे कहां से आप चाय की खेती, कॉफी की खेती करते हो? उन्हें तो पता भी नहीं चाय होती है। तो चाय की खेती, कॉफी की खेती कर सकते हैं, लेकिन चाय पीने में मजा उन्हें भी आ रहा है क्योंकि ठंडा इलाका है, चाय मिल जाए, गरम गरम कॉफी मिल जाए, और क्या चाहिए। तो चाय मिल रही है, कॉफी मिल रही है, रबड़ भी ऐसे इलाकों में होता है, जूट भी वैसे इलाकों में होता है, बंगाल वगैरह में, जहाज रानी ये थे। लेकिन आप देखें सूती वस्त्र, इस्पात आदि में उन्होंने कभी वो नहीं किया। ये नहीं कि यहाँ पर आकर उन्होंने फैक्ट्री बना दी ऐसी वाली कि भैया आप कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, नहीं, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री अगर भारत में बना देंगे कंपटीशन देगी वहां की फैक्ट्री को। तो कंपटीशन अपने आप के लिए क्यों क्रिएट करे, अपने आप के लिए क्यों पजल बनाए, अपने आप को पजल्ड करे, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने बड़े तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक, बहुत दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने उन क्षेत्रों में ही सिर्फ निवेश किया जो भविष्य में उनको कभी कंपटीशन नहीं देंगे। अब चाय का एक फैक्ट्री बना भी दो, कॉफी की एक फैक्ट्री बना भी दो भारत में, क्या कंपटीशन देगा इंग्लैंड को? इंग्लैंड में तो है ही नहीं वो चीज, इंग्लैंड के लिए तो प्रॉफिटेबल है। ये चीज आप शायद समझ गए। ये चीजें मैंने बताई, और ये लास्ट चीज आप पढ़ो, ये निष्कर्ष है। और ऐसा करते हैं, ये अगली चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्थाएं क्या थी, कैसी व्यवस्थाएं थी, इजारेदारी व्यवस्था क्या थी, इस्तेमारी व्यवस्था क्या थी, क्या महालवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था की थी, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसको हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो मेरा मानना तो अब यही है कि हम हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो हमें समय की जो वो है ना, समय से कालातीत होकर ही पढ़ना पड़ेगा, तभी बात हमें समझ में आ पाएगी। बियॉन्ड टाइम हमें जाके पढ़ना होगा, टाइम ज़्यादा लगे कम लगे, अब मैं इसको मायने रख नहीं रहा, क्योंकि मेन है हमारा अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ स्लाइड में आकर पढ़ लेना वही चीज़ें, लिखी हुई चीज़ें तो आप किताब में भी पढ़ लोगे, उनको लिंक बैठाना वो इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें, जरूर कमेंट करें, क्योंकि कोई और सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कोई कोर्स आपके लिए पेड नहीं करा हुआ, सिर्फ मैथमेटिक्स ऑप्शनल की क्लासेस मेरी चलती हैं, जो कि पेड मेरा अपना कोर्स रहता है। लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह की जो कुछ मैं क्लासेस कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैथमेटिक्स ऑप्शनल की भी मैं फ्री क्लासेस डाल रहा हूँ, यानी जितना पॉसिबली मेरी तरफ से हो पा रहा है। क्योंकि अगर ये आप कुछ चीज़ें देख रहे हो, इनमें भी निवेश आप पढ़ रहे हो तो निवेश लगता होगा ना, कुछ पंखा चल रहा हो, कुछ लाइट चलती हो, कुछ एसी चलता होगा, कुछ बाकी स्लाइड्स बनती होंगी, ये चीज़ें होती है, बहुत मात्रा में निवेश होता है इसमें। तो वो उसके लिए वो मेरा अपना अलग है, जो मैंने अपना कोर्स वगैरह मेरे यहाँ मैथमेटिक्स ऑप्शनल वगैरह के। लेकिन अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं तो प्लीज़ इनके लिए आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा समय निकाल के अपना लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स को, ताकि दूसरे स्टूडेंट तक भी ये बातें पहुँच सके और मुझे एक मोटिवेशन मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।